कमांडो ने बसो गैंग का बंगलोर में सेटअप खत्म कर दिया था। सिर्फ इसका वेंकटा नाम का आदमी ही बचा था और इसका ठिकाना रघु को आरून से मालूम हुआ था और ये भी पता चला था कि बसो गैंग मुस्लिम किश फसादात में मुसलमानों को कत्ल करने में पेश होता है। कमांडो के मिशन में उन तमाम लोगों का मकोट अपना शामिल था जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का बाइस थे। इसलिए बसो गैंग से गैर इरादी टकराव भी अब एक बाकायदा टास्क बन गया था। पुलिस को बसो गैंग के अड्डे से सिर्फ बसो गैंग के बारे में ही मालूम हो सका था और बसो गैंग को सरकारी सरपरस्ती हासिल होने की वजह से वो कुछ ना कर सकते थे। आईबी वालों को अभी मालूम नहीं हुआ था कि C313 बंगलोर में है और वैसे भी वो इसे रमेश कुमार के तौर पर जानते थे और इसी मेकअप में इसे तलाश कर रहे थे। रघु इस बात से फायदा उठाना चाहता था लेकिन पहले इसे आरून और इसके खानदान को बचाना था। इसके लिए चिनाई वाले सेटअप का खात्मा जरूरी हो गया था। इसके लिए इसने पहले आरून को इसके घर छोड़ा। रघु को हाथ और घुटने पर चोटें आई थी मगर वो इतनी शदीद ना थी। अंजलि ने इसके हाथ की फिर मरहम पट्टी कर दी। पिछली रात का जख्म बेहतर था और ये नया जख्म ताज़ा था, इसलिए C313 ने इसकी परवाह न की। इस वक्त रात के 12 बजे थे। आरून का ये घर थोड़ा वीरान इलाके में था, इसलिए इतनी हलचल होने के बावजूद कोई नहीं आया था। रघु के नुक्ता नजर से ये एक लिहाज से अच्छा ही हुआ था कि पुलिस की दर्दसरी से जान बची हुई थी। अंजलि ने खाना बनाया और सब ने थोड़ा बहुत खाया। कमांडो ने आरून से कहा कि जब तक चिनाई वाला मामला ठीक नहीं होता इसे अपनी माँ और बहन को लेकर कहीं चले जाना चाहिए। इसने कहा कि गवा में इसका दोस्त राहुल रहता है, वो 1-2 हफ्तों के लिए इसके यहाँ जा सकता है। रघु ने कहा कि कल ही वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर माँ और अंजलि के साथ गवा का सफर करे। फिर कमांडो ने उन्हें आराम करने और आरून को होशियार रहने का कहा और बरसाती पहनी, छतरी ली और जाने के लिए तैयार हो गया। माँ विधया और अंजलि ने पूछा तो बताया कि वेंकटा का बंदोबस्त किए बगैर बंगलोर और गवा में वो लोग आजादी से नहीं रह सकेंगे, इसलिए वेंकटा का पता लगाना और इसको बंदोबस्त करना जरूरी है। ये कहकर वो घर से कार लेकर वेंकटा की तलाश में चल पड़ा। वेंकटा ही चिनाई वाले सेटअप का बता सकता था, इसलिए इस पर काबू पाना जरूरी था। कमांडो को वेंकटा की रहायशगाह का पता आरून से मिला था। वो सीधा बंगलोर की इस पोश कॉलोनी में पहुंचा जहां वेंकटा रहता था। कॉलोनी में सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम था और इस वक्त रात के 12:30 बजे थे तो बगैर शनाख्त के कॉलोनी में दाखिला नामुमकिन था। कमांडो ने कार गेट के सामने से गुजारी और आगे निकलता चला गया। इसने एक बार पूरी कॉलोनी का चक्कर लगाया और एक जगह थोड़ा अंधेरा था तो कार को लाइटें ऑफ करके इसने एक दरख्त के नीचे खड़ा कर दिया। कार का इंजन बंद होते ही गहरी खामोशी छा गई। कमांडो ने अपने सामान को दोबारा चेक किया। ब्लैक ड्रेस, ग्लोव्स, नाइट विजन गोगल्स और एक छोटी सी पट्टी जिसमें जरूरी आलात थे। इसने अपने कान में एक छोटा सा कम्युनिकेशन डिवाइस लगाया। हो सकता था कि इसे आज इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन C313 हमेशा तैयार रहता था। कॉलोनी की दीवार तकरीबन 10 फुट ऊंची थी जिसके ऊपर तार लगे हुए थे, लेकिन एक जगह जहां एक बड़ा दरख्त दीवार के करीब था इसकी शाखें दीवार के अंदर तक जाती थीं। यही वो कमजोर नुक्ता था जिसकी इसे तलाश थी। दरख्त पर चढ़ना इसके लिए बच्चों का खेल था। पलक झपकते में वो दीवार के अंदर वाली जानिब उतर चुका था। अंदर का इलाका वसी था, बड़े बड़े बंगले, हरी भरी लान और हर चंद कदम पर सिक्योरिटी कैमरे। इसने अपने नाइट विजन गोगल्स को एक्टिवेट किया और साय में चलते हुए वेंकटा के बंगले की तरफ बढ़ने लगा। आरून ने जो पता दिया था वो इसे ज़बानी याद था। सेक्टर C, बंगला नंबर 45। बंगले के बाहर एक ऊंची दीवार थी और एक मजबूत लोहे का दरवाजा। दरवाजे पर एक जदीद तरीन लॉक लगा हुआ था। कमांडो ने अपने बैग से एक छोटा सा आला निकाला। ये एक किस्म की इलेक्ट्रॉनिक की थी जो ज्यादातर जदीद लॉक्स को चंद सेकंड में खोल सकती थी। इसने आला लॉक से लगाया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खामोशी से खिल गया। अंदर एक छोटा सा बागीचा था और फिर बंगले का मरकजी दरवाजा। ये दरवाजा भी बंद था। इसने दरवाजे के करीब जाकर अपने कान लगाए। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसने दरवाजे के लॉक को अपने आले से खोलने की कोशिश की, लेकिन ये लॉक ज्यादा जदीद था। इसे दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। इसने अपने जैकेट की जेब से 2 पुतली सी मेटल की पट्टियां निकाली और उन्हें लॉक में डालकर मुहतात तरीके से घुमाया। चंद लम्हों बाद एक और क्लिक हुई और दरवाजा खिल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। कमांडो ने अपना पिस्तौल हाथ में लिया और आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुआ। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था जिसने इसके कदमों की आवाज को खत्म कर दिया। वो रोशनी वाले कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बंद था लेकिन इसमें से आवाज आ रही थी। कोई टीवी चल रहा था। इसने दरवाजे के हैंडल को आहिस्तगी से घुमाया। दरवाजा खुला तो इसने देखा कि एक आदमी सोफे पर लेटा क्रिकेट मैच देख रहा है। वो वेंकटा था। इसके साथ ही एक टेबल पर शराब की बोतल और गिलास पड़े थे। कमांडो ने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर वेंकटा चौंका। वो फौरन उठकर बैठ गया। तुम कौन हो? वेंकटा के चेहरे पर खौफ था। खामोश रहूं, कमांडो ने पिस्तौल इसकी तरफ तान कर कहा।
जमीन पर लेट जाओ, हाथ सर के पीछे। वेंकटा ने एहतजाज करने की कोशिश की। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अगर तुमने मुझे छुआ तो। कमांडो ने फौरन आगे बढ़कर अपने पिस्तौल के हैंडल से इसके सर पर वार किया। वेंकटा चला और जमीन पर गिर गया। कमांडो ने इसके हाथ पीछे की तरफ मोड़े और हैंडकफ्स लगा दी। तुम बसो गैंग के बंगलोर में आखिरी आदमी हो। कमांडो ने इसके कान में सरगोशी की। और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। वेंकटा ने सांस लेकर कहा, तुम वही हो ना जिसने राजू और दूसरों को मारा है? हाँ है, कमांडो ने जवाब दिया। और अब तुम्हारी बारी है, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम सच बोलोगे तो शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। वेंकटा काम रहा था। तुम क्या जानना चाहते हो? चेन्नई का सेटअप, वो कहा है? कौन चला रहा है? वेंकटा ने जवाब देने से इनकार कर दिया। मैं नहीं बताऊंगा, वो मुझे मार डालेंगे। कमांडो ने इसकी गर्दन पर अपना पिस्तौल दबा दिया। और अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। इंतखाब तुम्हारा है। वेंकटा के माथे पर पसीना छलका। वो समझ गया था कि ये आदमी मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बताता हूँ है, इसने हिचकियाँ भरते हुए कहा। चेन्नई में सेटअप कोड नाम रीड फोकस के तहत चलता है। इसका हेड क्वार्टर दरिया के किनारे एक पुराने मंदिर में है। नाम बताओ, कौन लोग हैं? मैं सब नाम नहीं जानता, लेकिन लीडर का नाम रवि है। रवि कपूर, वही सब कुछ कंट्रोल करता है। और मुस्लिम किश्फसादार। तुम लोग इसमें कैसे शामिल हो? वेंकटा ने एक गहरी सांस ली। हम सिर्फ माली मदद करते हैं। हथियार, गाड़ियाँ, मंसूबा बंदी। बसो साहिब ने फैसला किया था कि हम उन लोगों की मदद करेंगे जो मुख को साफ करना चाहते हैं। कमांडो का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। इसने वेंकटा को और जोर से दबाया। तुमने मासूम लोगों को मारने में मदद की, तुम्हें इसका कोई अफसोस है? वेंकटा रोने लगा। मैंने सिर्फ हुक्म माना। बसो साहिब के बगैर अब मैं कुछ नहीं हूँ। अराकरम, मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ छोड़ कर चला जाऊंगा। कमांडो ने इसे एक लम्हे के लिए देखा, फिर इसने अपना पिस्तौल हटा लिया। तुम्हें अदालत के सामने अपने जराइम का एतराफ करना होगा। वेंकटा ने फौरन सर हिला दिया। नहीं, वो मुझे अदालत में जाने से पहले ही मार डालेंगे। पराक्रम, मुझे सिर्फ जाने दो। कमांडो ने सोचा। वो जानता था कि वेंकटा सच कह रहा है। अगर वो इसे जिंदा छोड़ देता है तो बसो गैंग के बाकी मेंबर इसे जरूर मार डालेंगे। लेकिन अगर वो इसे मार देता है तो चेन्नई के सेटअप के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने का मौका खत्म हो जाएगा। इसने फैसला किया। इसने वेंकटा को उठा और सोफे पर बिठा दिया। तुम्हारे पास एक ही मौका है। तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। वेंकटा ने मायूसी से देखा। तुम नहीं जानते वो कितने ताकतवर है। तुम सिर्फ एक आदमी हो। कमांडो ने मुस्कुरा कर कहा। तुम हैरान होगे कि एक आदमी क्या कर सकता है। इसने वेंकटा से कुछ और तफसीलात पूछे। रवि कपूर के बारे में, मंदिर के बारे में, सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में। वेंकटा ने डरते डरते सब कुछ बता दिया। जब सब कुछ मालूम हो गया तो कमांडो ने वेंकटा से कहा, अब मैं तुम्हें एक महफूज जगह ले जाऊंगा। वेंकटा ने फौरन पूछा, कहाँ? तुम्हें मालूम होगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे, कमांडो ने जवाब दिया। इसने वेंकटा के हाथों की बेड़ियाँ खोली और इसे उठने को कहा। लेकिन जैसे ही वेंकटा खड़ा हुआ, इसने अचानक अपने पाजामे की पॉकेट से एक छोटी सी पिस्तौल निकाली और फायर कर दिया। गोली कमांडो के बाजू को छूती हुई गुजरी। वो फौरन पीछे हटा और अपना पिस्तौल निकाला, लेकिन वेंकटा पहले ही दरवाजे की तरफ भाग रहा था। कमांडो ने पीछा किया। वेंकटा बाहर निकलकर राहदारी में भागा। वो चलाता हुआ भाग रहा था। मदद, कोई है। कमांडो ने इसे जा लिया। इसने वेंकटा के पीछे से इसे पकड़ा और इसका मुंह बंद कर दिया। वेंकटा ने मजीद मुजाहमत की, लेकिन कमांडो इससे ज्यादा ताकतवर था। इसने वेंकटा को जमीन पर गिरा दिया और इसके सीने पर अपना घुटना रख दिया। तुमने गलती की, कमांडो ने गुस्से से कहा। वेंकटा की आंखों में खौफ था। वो सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। कमांडो ने अपना पिस्तौल इसके सीने पर तान लिया। बराकरम, वेंकटा ने इल्तिजा की, मत मारो। मेरा दिल, मुझे दिल की बीमारी है। कमांडो ने इसे देखा। वो जानता था कि अगर वो इसे गोली मारता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे, लेकिन वो वेंकटा को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। इसे एक ख्याल आया। इसने अपना पिस्तौल वेंकटा के सीने पर रखा और जोर से दबाया। तुमने सुना है दिल पर गोली लगने से क्या होता है? तुम्हारा दिल फौरन बंद हो जाएगा। तुम्हें कोई दर्द भी महसूस नहीं होगा। वेंकटा की आंखें और खिल गईं। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज इसके हल्क में ही रह गई। इसका सीना तेजी से उठ रहा था। बराकरम, इसने एक बार फिर कहा, लेकिन इसकी आवाज कमजोर थी। कमांडो ने दबाव और बढ़ा दिया। वेंकटा की सांसें और तेज हो गईं। अचानक इसका जिस्म अकड़ा और फिर ढीला पड़ गया। इसकी आंखें खिली रह गईं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। कमांडो ने इसकी नब्ज चेक की। कोई धड़कन नहीं थी।
खौफ के मारे वेंकटा का दिल बंद हो गया था। कमांडो ने फौरन काम शुरू कर दिया। इसने वेंकटा के जिस्म को उठा और बंगले में वापस ले गया। इसे वहाँ ऐसे बंदोबस्त करना था कि ये एक कुदरती मौत लगे। इसने वेंकटा को सोफे पर लिटा दिया और शराब के गिलास पर इसके फिंगरप्रिंट्स लगा दिए। फिर इसने बंगले को चेक किया कि कोई सबूत तो नहीं छोड़ा। जब वो मुतमईन हो गया तो बंगले से बाहर आकर वो मोहतात अंदाज में वापस दीवार की तरफ निकला। जेब से डोरी निकाली और दरख्त की शाख में हुक फीका और दरख्त पर चढ़कर वो बाहर आ गया। इसकी कार अब भी वही खड़ी थी। इसने अपना सामान उतारा और कार में रख दिया। फिर वो ड्राइव करता हुआ वहाँ से निकल गया। आरून के घर पहुँचते पहुँचते रात के 2:30 बज चुके थे। घर की लाइटें अब भी जली हुई थी। अंदर दाखिल हुआ तो आरून, इसकी माँ विद्या और बहन अंजलि सब जाग रहे थे। अंजलि फौरन उठी। रधु, तुम ठीक हो? तुम्हारे बाजू पर खून लगा हुआ है। कमांडो ने देखा। वेंकटा की फायर की हुई गोली से इसके बाजू पर एक खराश आई थी, जिसे थोड़ा सा खून निकला था। कुछ नहीं, बस एक खराश है। विद्या ने कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। कमांडो ने मुस्कुरा कर इनकार किया। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ, तुम सबको सो जाना चाहिए। आरून ने पूछा, वेंकटा? कमांडो ने सर हिलाया। अब तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है, तुम लोग कल गवा जा सकते हो। अंजलि ने इसके बाजू की मरहम पट्टी की। कमांडो ने सबको सोने के लिए कहा। जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो वो सोफे पर लेट गया। इसकी आंखों के सामने वेंकटा के मरते हुए खौफजदा चेहरे का मंजर था, लेकिन इससे कोई अफसोस नहीं था। ये इसका काम था और अब इसका अगला हदफ चेन्नई था। रवि कपूर और इसका रेड फॉक्स सेटअप। लेकिन वो सब कल की बात थी। अब इसे आराम की जरूरत थी। इसने आंखें बंद की और गहरी नींद में चला गया।